Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ। तो अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वर्ड पैरासाइट का मतलब देखो। अब वर्ड पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो पैरासाइट वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक पैरा और दूसरा साइटोस। ठीक है, पैरा वर्ड का मतलब होता है बिसाइड और साइटोस मतलब वर्ड का मतलब होता है फूड। तो वो ऑर्गेनिज्म जो छुप के फूड गेन करते हैं या फूड को कंज्यूम करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ठीक है, बिसाइड का मतलब ही होता है पीठ पीछे या किसी के पीछे छुप के। ठीक है, तो किसी के पीछे हाइड करके या किसी ऑर्गेनिज्म के, या मतलब एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, एंडोपैरासाइट की आप ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हो और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी। ठीक है, तो दोनों ही तरह से अगर हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं या वो ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम कर रहा है तो हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ठीक है, जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अब उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो पैरासिटिज्म है वो टू टाइप की होती है, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। अब एक्टो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि वो चीज़ें जो, एक्टो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, पैरासाइट्स मीन्स जो बाहरी पैरासाइट होते हैं। तो वो प्रोटोजोआ इनहेबिट एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर होस्ट। तो वो प्रोटोजोआ, वो ऑर्गेनिज्म जो इनहेबिट करते हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर होस्ट, अपने होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस को इनहेबिट करते हैं या उसमें अपना घर बना लेते हैं, उस तरह के पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। इसका एग्जाम्पल देखो, हाइड्रो अमीबा। तो हाइड्रो अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कैसा है? एक्टोपैरासाइट है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल सरफेस पे इनहेबिट करता है या अपना घर बनाता है एंड उसके बाद वहीं से फूड और न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोपैरासाइट। अब एंडो का मतलब है इंटरनल, तो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब वो पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, वो पैरासाइट जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उन पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। ओके, अब एंडोपैरासाइट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, देखते हैं। अगर कोई भी पैरासाइट किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में रह रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला एंडोपैरासाइट। तो देखो, सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि एंडोपैरासाइट ड्वेल इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, उनमें से जो उसकी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो अगर ऑर्गेनिज्म के ल्यूमेन में, अगर ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है कोई भी पैरासाइट तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो एंडोपैरासाइट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये एक पैरासाइट है जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में इनहेबिट करके रहता है एंड कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक, तो ये तो हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंडोपैरासाइट। उसके बाद अगर हम माउथ के एंडोपैरासाइट की बात करें तो ये क्या होता है? ये किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं? ये वो पैरासाइट होते हैं जो रिसाइड्स इन माउथ कैविटी, जो माउथ कैविटी में रहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो ये पैरासाइट क्या करता है? माउथ कैविटी में रहता है, माउथ के अंदर इनहेबिट करता है। उसके बाद कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो जेनेटल ट्रैक्ट में रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ये किस में प्रेजेंट होता है? वेजाइना में। वेजाइना में प्रेजेंट होता है एक प्रोटोजोआ जो वहीं पे एज पैरासाइट रहता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो बॉडी टिश्यूज़ में रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम ट्राइपैनोसोमा। ये सब बॉडी के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब टिश्यू में प्रेजेंट हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? ब्लड पैरासाइट। ठीक है, तो ये, अब उसके बाद एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है हाइपर पैरासाइट। ठीक, तो हाइपर पैरासाइट का मतलब है वो पैरासाइट जो खुद एक पैरासाइट के ऊपर रहता है। ठीक, तो प्रोटोजोआ पैरासिटाइजिंग अदर स्पीशीज ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। तो वो प्रोटोजोआ जो एक ऑलरेडी प्रेजेंट पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट बन के रहते हैं। ठीक, मतलब पैरासाइट ऑन पैरासाइट। तो उस तरह के प्रोटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? हाइपर पैरासाइट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, तो ओपलैनिड विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज पैरासिटाइज्ड बाय अमीबा। अब ओपलैनिड एक प्रोटोजोआ है जो एज पैरासाइट रहता है किसमें? फ्रॉग के इंटेस्टाइन में। तो ये खुद से एक प्रोटोजोआ हुआ, लेकिन अब क्या होता है? अमीबा इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और वो इसके ऊपर एज पैरासाइट प्रेजेंट होता है। तो ये किसका केस हो गया? हाइपर पैरासाइट का।
कि एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट रह रहा है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो पैथोजेनिक पैरासाइट्स। ये कैसे पैरासाइट्स होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल हो गए लाइजमानिया डोनोवानी, ट्राइपेनोसोमा, गैम्बियंसे और प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे बहुत ही मेजर डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे लाइजमानिया डोनोवानी काला आजार कॉज करती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। ठीक, तो ये सारे बहुत क्रॉनिक डिसीजेस कॉज करते हैं। अब उसके बाद एक टर्म आता है होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे होस्ट स्पेसिफिसिटी का स्पेसिफिक मतलब होता है कि अगर जैसे वाइड रेंज रहती है होस्ट में। ठीक, तो अगर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है कि डिफरेंट होस्ट को यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहा है कोई पैरासाइट, तो उसके जो होस्ट की स्पेसिफिसिटी होगी वो कैसी होगी, वाइड रेंज की होगी। तो इसका एग्जांपल होता है ट्राइपेनोसोमा और एंटमीबा। इन दोनों के बहुत सारे होस्ट होते हैं, एक लंबी लिस्ट है इनके होस्ट की जिनके ऊपर ये पैरासाइट बन के रहते हैं। बट कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ एक प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनके स्पेसिफिक होते हैं कि ये उन्हीं के ऊपर एज पैरासाइट रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिसीजेस। अब हमने पैथोजेनिक पैरासाइट्स तो पढ़े थे कि वो प्रोटोजोआ या वो पैरासाइट जो डिसीजेस कॉज करते हैं। अब हम वो डिसीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी डिसीजेस प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं ह्यूमंस में। तो सबसे पहली डिसीज़ आती है अमीबिएसिस। अब अमीबिएसिस को हम क्या अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो क्या है एक प्रोटोजोआ है और किस में आता है, सार्कोडिना के अंडर। ठीक है, तो ये इसके थ्रू होता है। अब इसका ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर करके रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि ये होता किससे है, ये कॉज किससे होता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजाइट्स, एक इनकी लाइफ स्पैन में एक स्टेज आती है जहाँ पे ट्रोफोजाइट्स ही बन जाते हैं। ठीक, तो ये ट्रोफोजाइट्स क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं वॉल ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन। जिस भी ऑर्गेनिज्म को इन्हें इन्फेक्ट करना है उसके इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, कोलोन की तरफ इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, उसमें लास्ट पार्ट इज कोलोन, तो कोलोन में ये पेनिट्रेट करते हैं उसकी वॉल को। अब जब ये पेनिट्रेट कर जाते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये हिस्टोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं उस वॉल में। अब ये जो हिस्टोलिटिक एंजाइम है ये किस पे फीड करती हैं, सेल्स एंड फॉर्म अल्सर्स। ये जो वहाँ जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन पे फीड करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, अल्सर्स, छाले वहाँ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजाइट्स इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेशन के बाद वहाँ पे क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टोलिटिक एंजाइम। अब हिस्टोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर ये ट्रोफोजाइट्स किस पे फीड करना शुरू कर देते हैं, जो भी वॉल में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब सेल्स को जब फीड करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये अल्सर जब रप्चर होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं ब्लड और म्यूकस इनटू द इंटेस्टाइन और वो स्टूल के थ्रू पास होता है बॉडी से बाहर। ठीक है, तो इस डिसीज़ का ये सिम्टम है कि स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड रिलीज होगा। ठीक, अमीबिएसिस में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ एक टाइम बाद जब थोड़ी सिचुएशन और वर्स हो जाती है, कुछ केसेस में अगर टाइम से इलाज नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, ये ट्रोफोजोइट्स रीच लीवर, लंग एंड ब्रेन वेयर दे कॉज एब्सेसिस फॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ज़्यादा क्रूशियल स्टेज में ये ट्रोफोजोइट लीवर, लंग और ब्रेन और अदर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात अमीबिएसिस की। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये किससे कॉज होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। इसमें क्या होता है, ट्रोफोजोइट पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टाइन की वॉल को, उसके बाद ये हिस्टोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं वहाँ पे और सेल्स को खाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से अल्सर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर ये अल्सर रप्चर होकर म्यूकस और ब्लड को रिलीज करते हैं स्टूल के थ्रू। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है थ्रू टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ टाइम में एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है लाइफ स्पैन में, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट। टेट्रा न्यूक्लिएट में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो इसका ट्रांसमिशन इसी के थ्रू होता है। अब उसके बाद हाउस फ्लाई, ये बहुत ज़्यादा रैपिड स्प्रेड में हेल्प करते हैं कि हाउस फ्लाई डिफरेंट प्लेसेस पे जाके बैठती हैं स्टूल वगैरह पे, तो वहाँ से ही इस इन्फेक्शन को लेकर आके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसीलिए साफ़ सुथरा खाना पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मेट्रोनाइडेजोल, डाइलॉक्सेनाइड फ्यूरेट, पैरोमाइसिन और आइडोक्यूनॉल, ये कुछ तरह की मेडिकल्स हैं या मेडिकल टर्म्स हैं, मेडिसिन हैं, टैबलेट्स के नाम हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं इस डिसीज़ में खाने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी सिस्ट है, ये जो टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट जो बॉडी के अंदर एंटर की है, उस सिस्ट को ये फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यही सारी टैबलेट्स आई थिंक दी जाती होंगी जो भी ये पेशेंट्स होते होंगे। ठीक है, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि जब भी आपको कोई डिसीज़ इस तरह की होती है, आप खुद डॉक्टर ना बन के डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड वो जिस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद डायरिया, मोस्ट कॉमन डिसीज़। डायरिया कॉज्ड बाई फ्लैजिलेट पैरासाइट जियार्डिया लैम्बलिया इंटेस्टाइनैलिस। ठीक है, ओके, इसको हम लैम्बलिया भी बोल सकते हैं, जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, फ्लैजिलेट पैरासाइट है, इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर मूवमेंट। अब इसको ये किस पे हार्बर, मतलब ये कहाँ पे घर बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। जो भी ह्यूमन बीइंग होगा उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके ये अटैक करेगा, वहीं पे अपना घर बनाएगा, हैबिटेट बनाएगा। अब देखो क्या प्रोसेस रहता है इसके इन्फेक्शन का। जो भी पैरासाइट है, पैरासाइट इज जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। अब जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस किसके थ्रू डिवाइड करता है, डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन। इसमें जो भी डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीज़न होता है, तो एक से बहुत ज़्यादा नंबर बनते चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे जब डिवीज़न हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन पे अमाइनो एसिड और विटामिन पे फीड करते हैं। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड और विटामिन प्रेजेंट होंगे उसको खाएंगे ये आराम से। अब जब खाएंगे वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी अमाइनो एसिड की और विटामिन की, तब क्या करें, तब उससे क्या होगा, उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। जिससे क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, एपीगैस्ट्रिक पेन, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल एरिया में डिस्कम्फर्ट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी चली जाएगी, स्टमक क्रैम्प्स में पेट में दर्द होगा, लूज मोशंस होंगे, ये सारे सिम्टम हैं डायरिया के। ठीक है, अब उसका ट्रांसमिशन देखो किसके थ्रू होता है। ट्रांसमिशन इसका भी थ्रू सिस्ट होता है, एक्सक्रीटेड विद फीसेस। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नए होस्ट में थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। किसी भी खाने या पीने की वस्तु में अगर उस तरह का बैक्टीरिया प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, नॉट बैक्टीरिया दिस इज़ प्रोटोजोआ, उस तरह का प्रोटोजोआ प्रेजेंट है तो वो ट्रांसफ़र कर देगा जो भी नॉर्मल और हेल्दी पर्सन है उसमें डिसीज़ को। ठीक, अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में क्या मिलेगा, मेट्रोनाइडेजोल और एल्बेंडाजोल 5 से 10 दिन तक दवाई चलेगी। ठीक है, और सीरियस केसेस में बॉटल्स भी लगती हैं, ग्लूकोज भी चढ़ता है, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको रिहाइड्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगी डायरिया की बात। अब 1-2 डिसीज़ेज़ और बची हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं।